हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 जिसका सब्जेक्ट कोड है BP401T जो कि बेस्ड है AKTU बी फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 सिलेबस पर। इसमें हम लोग यूनिट 1 की स्टडी कर रहे हैं जिसका नेम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके पहले 4 लेक्चर्स मैं आप लोगों को इस पर बना चुका हूँ और अपलोड कर चुका हूँ, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उन्हें आप वहां पर जा कर के देख सकते हैं। और आज मैं इसी सीरीज़ में 5th लेक्चर लेकर आया हूं जिसका टॉपिक रहेगा DL सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसके पहले के लेक्चर्स में जो आपका लेक्चर 1 था उसमें हम लोगों ने सिलेबस के बारे में जाना था कि क्या पढ़ना है, और लेक्चर 2 में कुछ स्पेशल टॉपिक्स जो हैं जैसे आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल एप्टिट्यूड, इनकी डिफिनेशंस और एग्जांपल्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी की हुई है। एंड लेक्चर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज एलिमेंट्स ऑफ साइमेट्री, व्हाट इज द कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स वी हैव स्टडीड। सिमिलरली वी हैव स्टडीड इन लेक्चर्स 4 इन इंसियोमेरिज्म, डायस्टीरियोमेरिज्म और मेसो कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी की। एंड आज का जो लेक्चर्स है लेक्चर नंबर 5, दिस इज कंटेन DL सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो DL सिस्टम इज यूज्ड टू डिसिग्नेट द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ chiral carbons of naturally occurring compound such as carbohydrate and amino acids। जो आपका DL सिस्टम है इसके जो मेन यूज़ है वो है जनरली कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड्स के 2 स्ट्रक्चर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जिसमें से स्ट्रक्चर के डायग्राम को हम लोग देख करके एक कंपाउंड को कैपिटल D से डिनोट कर सकते हैं और जो दूसरा कंपाउंड है उसको हम लोग कैपिटल L से डिनोट कर सकते हैं। ये जो सिस्टम्स हैं डेवलप्ड बाय फिशर, इसको डेवलप किया था फिशर ने, और इन्होंने DL सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो बेसिक कंपाउंड यूज किया था वो था ग्लाइसरल्डिहाइड। ग्लाइसरल्डिहाइड के जो 2 इनएंशियोमर हैं उसमें एक को इन्होंने कैपिटल D नाम दिया और दूसरे को कैपिटल L नाम दिया। अकॉर्डिंग टू दिस रूल कार्बोहाइड्रेट विच हैज़ D, स्मॉल d की यहाँ पे बात हो रही है, स्मॉल d प्लस ग्लाइसरल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्सिल OH group on the right side in 2D structures is known as D series। जो फिशर ने क्या किया था, जो अपना 3D स्ट्रक्चर्स थे उसको 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया, और उस 2D स्ट्रक्चर्स में जो आपका ग्लाइसरल्डिहाइड का आइसोमर डेक्स्टोरोटेटिव रोटेशन शो कर रहा था या फिर जिसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस था, यानी कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर रहा था, इस तरीके के कंपाउंड को उन्होंने कैपिटल D नाम से आप रिप्रेजेंट किया। एंड कार्बोहाइड्रेट विच हैज़ ग्लाइसरल्डिहाइड L माइनस, जो दूसरा इसका ग्लाइसरल्डिहाइड था जो लियो रोटेटिव रोटेशन शो करता है या फिर माइनस रोटेशन शो करता है, और उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप ऑन द लेफ्ट साइड इन 2D स्ट्रक्चर था, उसे फिशर ने L सीरीज का नाम दिया। तो इस तरीके से कंपाउंड के लिए इन्होंने D सीरीज और L सीरीज का नॉमिनेशन किया। तो ऐसे कंपाउंड्स जो लेफ्ट राइट साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्रेजेंट होता है जिनमें वो D सीरीज के कंपाउंड कहलाते हैं, और जिनमें आपका OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है वो L सीरीज के कंपाउंड कहलाते हैं। ये जनरली कार्बोहाइड्रेट के जो कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं, इसलिए वहाँ पर इसके नॉमेनक्लेचर में आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। तो ये है आपका ग्लाइसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, आप ग्लाइसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो ग्लाइसराइड के स्ट्रक्चर्स में एक CH2OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप है, H है और CHO है। तो इस तरीके से यहाँ पे कायरल सेंटर भी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि OH जो है राइट साइड में आपका,
तो ये ब्लू वाला जो पोर्शन है इतना हमें हमेशा चेक करना होगा किसी भी स्ट्रक्चर्स में जिसमें OH आपको राइट साइड में दिखाई देगा। ऐसे कंपाउंड को हम डी सीरीज का कंपाउंड कहेंगे, जनरली कैपिटल डी। तो चूंकि यहाँ पे ग्लाइसरैल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया तो ये डी ग्लाइसरैल्डिहाइड है और इसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस होता है, ब्रैकेट में आप प्लस F भी दिखा सकते हो। ऐसे ही हम इसको उल्टा कर दें, OH को अगर लेफ्ट साइड में लेके आ जाएं तो ये आपका L सीरीज का ग्लाइसरैल्डिहाइड कहलाएगा, कैपिटल R, और इसका जो रोटेशन है -N है। तो ये स्टार्टिंग जो इसकी होती है ग्लाइसरैल्डिहाइड के डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस और माइनस रोटेशन वाले कंपाउंड को कैपिटल डी कैपिटल L से रिप्रेजेंट करने से होती है। सिमिलरली इसी कंसेप्ट को फिशर ने अमीनो एसिड में भी अप्लाई किया। तो अमीनो एसिड में जिसमें NH2 ग्रुप आपका राइट साइड में होता है तो उसको डी सीरीज कहा जाता है, और जहाँ पे NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है उसको L सीरीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एलानिन का एग्जाम्पल लिया हुआ है। एलानिन का NH2 आप देख सकते हो आपका राइट साइड में, तो ये डी एलानिन कहलाएगा, और दूसरे एग्जाम्पल में जो NH2 है आपका लेफ्ट साइड में है, इसलिए ये कैपिटल L एलानिन्स कहलाएगा। अगर कुछ और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिए, हम ढेर सारे एग्जाम्पल चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं। ग्लूकोज में बहुत सारे ग्लूकोज होता है, थ्रियोज होता है, मैनोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, तो सभी में एक डी सीरीज और L सीरीज का कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पे केवल मैंने एक ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो ग्लूकोज के एग्जाम्पल में आप देख सकते हो ग्लूकोज का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, सबसे नंबर 1 पोजीशन पर इसमें CHO रहता है, सेकंड पोजीशंस पे आपका OH ग्रुप होता है लेफ्ट साइड में, फिर थर्ड पोजीशन पे OH होता है, सेकंड पोजीशन पे OH होता है राइट साइड में, और थर्ड पे OH होता है लेफ्ट साइड में। सिमिलरली फिफ्थ पोजीशन पे OH इज अ राइट साइड, एंड सिक्स पोजीशन पर जो H है H और OH प्रेजेंट है, OH आपका राइट साइड में। तो तीन यहाँ पे OH राइट साइड में होते हैं, राइट राइट और राइट, और एक जो थर्ड पोजीशन पर OH है वो लेफ्ट साइड में होता है, ये वाला, और लास्ट में CH2OH होता है। तो कायरल सेंटर कुल इसमें आपके अगर देखोगे तो 1 कायरल सेंटर, और यहाँ पे दूसरा कायरल सेंटर, फिर यहाँ पे तीसरा कायरल सेंटर, और फिर आपका ये चौथा कायरल सेंटर, कुल 4 कायरल सेंटर हैं, और ये ग्लूकोज कहलाता है। ग्लूकोज में हमें इसको कैपिटल डी कैसे जानेंगे, तो आपको केवल जितना ही हमने ब्लॉक में कंपाउंड लिया हुआ है केवल उतना देखना है। ये जो ब्लॉक वाला कंपाउंड है इसको देखना है, और इसमें देखना है कि OH किस साइड में है। तो आप देख रहे हो OH आपका यहाँ पे राइट साइड में है, ये आपका राइट साइड में है चूँकि, इसलिए डी सीरीज का ग्लूकोज कहलाएगा। ऐसे ही इसी का एक दूसरा आइसोमर बनाया जा सकता है, एनेंशियोमर, जिसमें OH हम चेंज कर देंगे। जो 6 पोजीशन का OH है इसमें अगर OH आपका हम चेंज करके लेफ्ट साइड में कर दें तब इसको L ग्लूकोज कहेंगे। ऐसे ही ऊपर की सीरीज से हमें कोई लेना देना नहीं, ये छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है, इस पर चाहे जितना बड़ा कर लो या छोटा कर लो, हमें केवल ये जो लास्ट पोजीशन है 6, 7, ये पोजीशन भी चेंज हो जाएगी क्योंकि नंबरिंग हमेशा CHO की ओर से चलेगी। तो सेकंड लास्ट पोजीशन पे OH हम देखेंगे, अगर OH सेकंड लास्ट पोजीशन पे आपका OH अगर लेफ्ट साइड में है तो L ग्लूकोज, और अगर राइट साइड में है तो D ग्लूकोज कहलाएगा। तो इससे जितने भी सीरीज के जितने भी कंपाउंड बनेंगे, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, 5 कार्बन का, 6 कार्बन का, 7 कार्बन का, कोई भी हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनाए तो डी सीरीज या फिर L सीरीज के कहलाएंगे। एक यहाँ पे एमीन में जब इस रूल्स को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्शनल दिखाई देता है। एमीन के स्ट्रक्चर्स में अगर तो R के स्थान पे हम OH HCH2OH जोड़ दें तब इस पर फिशर रूल्स लगाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि सेकंड लास्ट कार्बन सेंटर को देखना है, तो सेकंड लास्ट सेंटर पे यहाँ पे OH ग्रुप है, मगर जो हम अमीनो एसिड की बात करेंगे उसमें हम लोग एमीन्स को देखते हैं। तो ये एग्जैक्ट अमीनो एसिड के रूल को नहीं फॉलो करता। तो यहाँ पे सेकंड लास्ट पोजीशन ना देख के ये आपका जहाँ पे NH2 ग्रुप है उसको हम देखेंगे, तो उस हिसाब से आपका D थियोनीन है और ये आपका L थियोनीन कहलाएगा।
तो ये फिशर रूल्स का एक्सेप्शंस हो जाता है। इस तरीके से जो आपका डी और एल सिस्टम में हर जगह सही से अप्लाई नहीं हो पाता। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ सिंपल एमीन्स और कार्बोहाइड्रेट की सीरीज को ही आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। D and L configuration are not related to the optical rotation of the carbohydrate। पीछे हमने कहा था कि D और L की जो डिस्कवरी की गई, ओरिजिन किया गया, वो ग्लाइसरल्डिहाइड के डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लियोरोटेटरी से किया गया, मगर इसका कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है। सभी कंपाउंड में डी एल सेम नहीं हो सकता, कैपिटल डी और स्मॉल डी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे डी शुगर में भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी डी और लियोरोटेटरी। डी शुगर जो है, कैपिटल डी सीरीज की शुगर दोनों तरीके की हो सकती हैं, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी हो सकती है और लियोरोटेटरी भी हो सकती है, और इसको आप साथ में रिप्रेजेंट करोगे। डी सीरीज के आगे ब्रैकेट में प्लस साइन या माइनस साइन लगा करके इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऐसे ही अगर हम एल सीरीज की बात करें तो एल सीरीज भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लियोरोटेटरी रोटेशन हो सकता है, उसको आप हम लोग एल प्लस या फिर एल माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार कैपिटल डी और स्मॉल डी या फिर कैपिटल एल और स्मॉल एल आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। कैपिटल डी कैपिटल एल केवल मैथमेटिकल टर्म्स है, जो स्ट्रक्चर्स को देख करके उसकी सीरीज को पता लगाने के लिए बनाया गया है, और स्मॉल डी स्मॉल एल ऑप्टिकल रोटेशन है, जो किन्हीं दो एनेंशियोमर्स की या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो कैपिटल डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन स्ट्रक्चर विच इज नॉट ड्रॉन अकॉर्डिंग टू फिशर प्रोजेक्शन, as well as threonine is not followed rules as a glucose and amino acid। अगर हम लोग स्ट्रक्चर्स फिशर जैसा नहीं बनाते, जैसा पीछे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं उनके जैसा स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते हैं, तो वहाँ पर कैपिटल डी और कैपिटल एल सीरीज को फाइंड करना वेरी टिपिकल हो जाता है। अगर हम वेज डायग्राम बना दें किसी कंपाउंड का तो ये आपका वेरी टिपिकल हो जाता है कि इसमें कैपिटल डी और कैपिटल एन सीरीज को कैसे सर्च किया जाए। तो ये आपका 2D स्ट्रक्चर्स में तो अप्लाई होता है आसानी से, और 3D स्ट्रक्चर्स में इसको हम लोग आसानी से अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और दूसरा ड्रॉबैक आप पीछे थ्रियोनिन के एग्जांपल में देख रहे थे, जिसमें हम लोग जो कि सेकंड लास्ट कार्बन की पोजीशन को देखते हैं कैपिटल डी और कैपिटल एल सीरीज को पता लगाने के लिए, मगर सेकंड सीरीज में आपका NH2 ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है इसमें, इसकी वजह से यहाँ पर ये रूल्स फेल हो जाता है। तो ये था DL सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो कार्बोहाइड्रेट की सीरीज पता लगाने के लिए किया जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की, 2D और 3D स्ट्रक्चर की, इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर्स कितने जो इम्पोर्टेंट दो तरीके के स्ट्रक्चर हैं 2D और 3D स्ट्रक्चर, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे आपका जो 3D स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग वेज एंड डैश नोटेशन के नाम से जानते हैं। वेज एंड डैश नोटेशन इज यूज्ड टू ड्रा 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। In this notation, 2 bonds are drawn in the plane of the page. One bond is drawn up the plane of the page coming toward you, and one bond is drawn going behind the page away from you। तो 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड को पेपर के प्लेन में ड्रा किया जाता है, और फिर एक बॉन्ड को प्लेन के अप साइड में ड्रा करते हैं, और जो थर्ड बॉन्ड है उसको पेपर के बिहाइंड में ड्रा करते हैं। जो अपवर्ड होता है उसको वेज कहते हैं, उसको डार्क लाइन से ड्रा किया जाता है, और जो बैकवर्ड होता है उसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है लैक्टिक एसिड का, और जिसका रोटेशन है प्लस, डेक्स्ट्रोरोटेटरी लैक्टिक एसिड है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो आसानी से कि हमने जो है OH और CH3 को एक पेपर के प्लेन में ड्रा किया हुआ है। जो आपका ये OH है ये आपका पेपर के प्लेन में ड्रा है, और जो दूसरी तरफ वेज है CH3 है ये पेपर के अप प्लेन में ड्रा किया गया, यानी कि पेपर के ऊपर आ रहा है, जो आपका पेपर के अप साइड में आ रहा है। आप जिधर से देख रहे हो
वहाँ की ओर ये आ रहा है। तो और दूसरी तरफ ये जो डैश लाइन है ये शो करती हैं कि आपका हाइड्रोजन जो है पेपर के पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। तो आप इन डायग्राम को 3D स्ट्रक्चर मान के चलोगे। OHCH3 पेपर के प्लेन में है और जो COOH है ये पेपर के ऊपर है, जिधर से आप देख रहे हो उस साइड में है। तो यहाँ पे चाहो तो आप अपनी आई लगा सकते हो। ये हम इधर से यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर को, तो आई लगा करके आप इसको देख सकते हो। ऐसे ही दूसरे डायग्राम में इसकी मिरर इमेज दिखाई गई है। मिरर इमेज में आपका जो दिखने का नज़रिया है वो चेंज हो गया है। आप इधर से जो देख रहे थे आप अब इधर से देख रहे हो और ये दूसरा स्ट्रक्चर इस तरीके से बन गया। इसमें भी OHCH3 अभी भी आपको पेपर के प्लेन में दिखाई दे रहे हैं। आपका जो COOH ऊपर से दिखाई दे रहा है और H बैक साइड में जा रहा है। तो आपके जो देखने का तरीका है बदल गया है। अभी आप शीशे की तरफ से देख रहे थे, अब दूसरी चूँकि स्ट्रक्चर बदल गया तो आप दूसरी तरफ देख रहे हो। तो इस तरीके से ये चेंजिंग आती हुई इसमें दिखाई देती है। फिर आपका फिशर डेवलप्ड प्लेनर 2 डायमेंशनल 2D प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो आपका फार्मूला है, नोटेशन है, वो फिशर प्रोजेक्शन कहलाता है। इसको फिशर ने डेवलप किया था कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड के नोटेशन कैपिटल D और कैपिटल L नोटेशन को समझाने के लिए। इट इज़ नाउ यूज फॉर सिंप्लीफाई अ वेज एंड डैश नोटेशन। और अब इस फार्मूले को वेज और डैश फार्मूले को सिंप्लीफाई करने में यूज किया जाता है। इन फिशर प्रोजेक्शन ऑल बॉन्ड्स आर ड्रॉन एज सॉलिड। जो फिशर प्रोजेक्शन है उसमें सारे बॉन्ड सॉलिड में बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक एसिड का आप लोग डायग्राम आप देखें तो यहाँ पे सारे बॉन्ड सॉलिड है। ये OH और CH3 पेपर प्लेन वाले हैं और जो COOH है ये आपका एक जो अपवर्ड और जो डाउनवर्ड था उसके लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो ये प्लस लैक्टिक एसिड का फिशर फार्मूला है और ये है आपका माइनस लैक्टिक एसिड का फार्मूला। अब क्वेश्चन ये होता है कि कई बार जो स्ट्रक्चर दिया होता है, वेज डायग्राम जब दिया होता है वो हम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है और उसको स्टडी करने के लिए हम लोग चाहते हैं उसको 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लें। तो 2D कैसे कन्वर्ट करोगे उसको हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क टू कन्वर्ट अ वेज एंड डैश नोटेशन इन फिशर प्रोजेक्शन 2D फार्मूला विदाउट चेंजिंग इट्स एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। और साथ में जब हम चेंज करते हैं तो ऐसा ना हो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो जाए। तो कॉन्फ़िगरेशन उसका मेंटेन रखते हुए हमें चेंजिंग करनी है जिससे 3D स्ट्रक्चर 2D में कन्वर्ट हो जाए और उसका जो इनिशियोमरिज्म है वो सेम बनी रहे। The simplest process is to rotate wedge atom to opposite direction in the plane and plane bonds should be arranged in straight line as shown below। जो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट प्रोसेस है, ये यहाँ पर जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये जो बुक्स में प्रोसेस लिखे हुए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ये क्योंकि मेरा डेवलप हुआ फार्मूला है तो बुक्स में थोड़ा सा इतना आसानी से नहीं बताया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्लेन वाले बॉन्ड्स होते हैं उनको हम लोग सीधी लाइन में कर लेते हैं। जैसे मान लिया कोई प्लेन की लाइन आपको ऐसे दिखाई दे रही है इस तरीके से, तो क्या करेंगे इसको उठा करके हम लोग ऐसा सीधा कर देंगे। अगर कोई बॉन्ड आपका ऐसा दिखाई दे रहा है प्लेन वाला तो उसको उठा करके हम लोग ऐसे सीधा कर देंगे। तो स्ट्रेट लाइन में आपको उसको कर लेते हैं। और फिर सेकंड बॉन्ड जो प्रोसेस होता है एंड सेकंड में जो वेज बॉन्ड होता है उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। तो ये एक सिंपलेस्ट वे है। फॉर एग्जांपल इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन 1,2 डायोल का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। अरेंज फर्स्ट इन स्ट्रेट लाइन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, CH2OH को स्ट्रेट लाइन में कर लेंगे, CH2OH को, और फिर उसके बाद में CH, ये तीनों आपके स्ट्रेट लाइन में कंपाउंड यहाँ पे आ जाएंगे। और देन रोटेट OH, उसके बाद में OH बॉन्ड जो वेज फॉर्म वाला बॉन्ड होगा, यहाँ पे वेज वाला बॉन्ड होगा, इसको हम लोग साइड में रोटेट करेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग डायग्राम के थ्रू, तो डायग्राम से ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर पेपर के प्लेन में कौन सा बॉन्ड है, एक CH2OH बॉन्ड है और दूसरा CH बॉन्ड है। तो ये इतना पोर्शन पेपर के प्लेन में है।
तो इसको हमें क्या करना है, CH2H तो आपको सीधा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है, इसलिए H को आपको सीधा कर लेना है, CH2OH के अपोजिट डायरेक्शन में इसको सीधा कर लेना है। देखो यहाँ पर मैंने CH2OH को सीधा कर दिया। अब सेकंड स्टेप में जो ये OH ग्रुप है, OH ग्रुप को यानी कि जो वेज वाला बॉन्ड है इसको रोटेट करके दूसरी साइड में लेकर जाना है। तो हम OH को लेकर के दूसरे साइड में यहाँ पे आ गए हैं, ये आपका, और जिससे क्या होगा फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में भेज के फिर जो दूर वाला कंपाउंड है, डैश वाला है, वो इसकी सीध में आ जाएगा। तो ये चारों बॉन्ड आप देख सकते हो 90 डिग्री एंगल पे दिखाई दे रहे हैं। अब इनको सॉलिड लाइन में ड्रा कर लो, तो अब ये जो डायग्राम बनेगा और जो पहला डायग्राम होगा दोनों सिमिलर इन इनिशियोमेरिज्म शो करेंगे और इनका जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहेगा। तो ये सबसे आसान तरीका है जिसमें हम लोग केवल वेज बॉन्ड को दूसरी तरफ रोटेट करते हैं और जो प्लेन वाले बॉन्ड हैं उनको स्ट्रेट लाइन में करते हैं। ऐसे ही आपका दूसरा डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे देखो CH3 है, COOH ग्रुप है, तो फिर वही करो, जो CH3 आपको तो स्ट्रेट लाइन में ही दिखाई दे रहा है, तो CH3 को स्ट्रेट लाइन में रखना है और COOH को नीचे स्ट्रेट लाइन में कर देना है। तो CH3 और COOH को स्ट्रेट लाइन में कर देंगे। अब हम फिर से वही कहेंगे, जो वेज वाला OH है इसको रोटेट करके अपोजिट डायरेक्शन में लेके आना है। तो OH को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के यहाँ पे आ गए हैं। जब OH अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो डैश वाला सिंपली उसके बिल्कुल अपोजिट चला जाएगा। तो अब इसको आप सॉलिड लाइन में ड्रा कर लो, तो ये आपका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बन जाएगा। अब दोनों कंपाउंड ये सिमिलर हैं, एक जैसे कंपाउंड कहलाएंगे वेज और डैश नोटेशन के। और सिमिलरली जब इसको रिवर्स करना होगा तो सेम प्रोसेस यही अप्लाई होगा। आप लोगों को क्या करना होगा, स्ट्रेट लाइन वाले डायग्राम को थोड़ा सा आपको मूव करना होगा और जो ये OH हैं और इसको जो है वेज डायग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब इस बार पिछले दोनों डायग्राम में जो प्लेन वाली लाइन थे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में थी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखाई दे रही हैं। तो सीधा सा मतलब है CH2OH को हम लोग स्ट्रेट में लेके जाएंगे। ये जो अप वाली लाइन है इसको हमें स्ट्रेट में लेकर जाना है। तो CH2OH को आपका सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में लेके जाओ और H को आप दूसरी साइड पे लेके आओ, तो और फिर CH2OH को रोटेट कर दो। CH2OH हमेशा रोटेट होगा, CH2OH इधर चला जाएगा। इस तरीके से आपका ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला यहाँ पे बन जाता है। सिमिलरली और एग्जांपल देखें, यहाँ पर भी बिल्कुल सीधा नहीं दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट लाइन में इधर कुछ नहीं मिल रहा। ET को इसलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन के पास में है तो ET को हम लोग स्ट्रेट ले जाएंगे यहाँ पे। तो ET को ऊपर ले गए और फिर COOH को यहाँ पे नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगी। और फिर आपको जो NH2 है इसको रोटेट कर देना है। NH2 जब को अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाओगे तो आपका फिर से ये आपका 2D स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है कि जिसमें हम लोग जो है प्लेन लाइन को स्ट्रेट लाइन में कर लेते हैं, फिर वेज बॉन्ड को दूसरे साइड में रोटेट कर देते हैं। इस तरीके से 3D स्ट्रक्चर को हम लोग 2D स्ट्रक्चर में आसानी से कन्वर्ट कर देते हैं। तो इन दोनों फार्मूलों को अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि आगे हम लोग कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, जैसे DL कॉन्फ़िगरेशन है, वैसे ही एक नया RS कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हो इसका R कॉन्फ़िगरेशन और नीचे वाले कंपाउंड का S कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है। तो RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, तो जो कि बहुत सारे इनिशियोमर को आप कॉपी में ड्रा करते हुए रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर इन दोनों स्ट्रक्चर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये था लेक्चर 5। लेक्चर 6 में हम लोग सीक्वेंस रूल के बारे में जानेंगे, और सीक्वेंस रूल दो जगह पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। एक तो RS कॉन्फ़िगरेशन को पता करने के लिए, दूसरा EZ कॉन्फ़िगरेशन को पता करने के लिए। तो तब तक आप लोग पुराने जो लेक्चर्स हैं उनको देखें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है और तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं और दूसरे जानने वाले हैं उनको इनके लिंक्स भी फॉरवर्ड करें। और दूसरी चीज़ है, आप लोग फुल वीडियो देखें। जब तक फुल वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको बेस्ट नॉलेज ऑब्टेन्ड नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।